हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द रेडियंस ऑफ यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़े इतिहास की कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में दिल्ली सल्तनत तक हम पहुंचे थे। अब उसके आगे बढ़ते हैं हम। मेडिएवल एंड अर्ली मॉडर्न पीरियड, यानी मध्यकाल और शुरुआत का जो आधुनिक काल था वो समय। उसकी शुरुआत मुग़ल एम्पायर से हो रही है, मुग़ल एम्पायर के रूल से। इन द 16th सेंचुरी बाबर, अ तैमूरिड डिसेंडेंट ऑफ तैमूर एंड चंगेज़ खान, चंगेज़ की स्पेलिंग देखिए, फ्रॉम फरगना वैली, जो कि अब उज़्बेकिस्तान है, swept across the Khyber Pass and founded the Mughal Empire। मालूम ही है कि बाबर पहली बार जब भारत आया तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई 1526 में, जिसमें उसने इब्राहिम लोदी को हराया। दिल्ली सल्तनत का ख़ात्मा हुआ और मुग़ल एम्पायर की नींव पड़ी, मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी, बाबर ने डाली। बाबर कौन? कराया तैमूरिड डिसेंडेंट, यानी तैमूर वंश का, मतलब पिता की तरफ से तैमूर वंश का था, और चंगेज़ खान माता की तरफ से। मतलब अगर उसके फादर की एंसेस्ट्री को ट्रेस करें, मतलब किस जनरेशन से वो बिलोंग करते थे, तो वो तैमूर से बिलोंग करते थे, और माँ की तरफ से जो है मतलब ननिहाल चंगेज़ खान की तरफ का था। ठीक है, चंगेज़ खान फ्रॉम फरगना वैली। अच्छा, फरगना वैली से आया था, मॉडर्न डे उज़्बेकिस्तान। अब वो फरगना वैली जो है आज के समय में उज़्बेकिस्तान है। खैबर पास से होते हुए या उसको जीतते हुए कह लें, खैबर पास जो है ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर। फाउंडेड द मुग़ल एम्पायर, और वो जो मुग़ल एम्पायर उस समय जो मुग़ल साम्राज्य था बाबर का, कवरिंग इंडिया अलॉन्ग विद मॉडर्न डे अफ़गानिस्तान, आज का जो अफ़गानिस्तान है उसको पूरा लेते हुए, पूरे इंडिया को लेते हुए, ये उसके राज्य का क्षेत्र था, ये उसके साम्राज्य का क्षेत्र था, एम्पायर का। अच्छा, मॉडर्न डे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। चूँकि भाई अभी तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश तो ऑब्वियस है कि उस समय भारत का ही हिस्सा था ना, तो 47 और 71 में पाकिस्तान और बांग्लादेश बने ना। तो आज के समय का अगर कहें कि भारत, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब उसके साम्राज्य का हिस्सा था। द मुगल्स वर डिसेंडेड फ्रॉम अ पर्शियनाइज्ड सेंट्रल एशियन तुर्क। पर्शियनाइज्ड, पर्शियन समझते हैं, ईरानी के लिए कहा जाता है, सेंट्रल एशियन यानी जो केंद्रीय एशिया से बिलोंग करने वाले तुर्क, ईरानी, जिसमें विद सिग्निफिकेंट मंगोल एडमिक्सचर, जिसमें मंगोल खून भी मिला हुआ था। मतलब इनका जो कह सकते हैं कि जिस जनरेशन से बिलोंग करते थे, एक तरह से कह लो कि हाइब्रिड जो है जनरेशन, जिसमें तुर्क डिसेंडेंट भी था और मंगोल भी। इन द मुग़ल एरा उत्तर प्रदेश बिकेम द हार्टलैंड ऑफ द एम्पायर। और जैसा कि आपने देखा कि पूरी तरह से भारत, आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तो काफ़ी बड़े रीजन में, काफ़ी बड़े क्षेत्र में शासन था। उस समय उत्तर प्रदेश हार्टलैंड बन गया, मतलब एकदम कह लें कि एक फेवरेट जगह उनकी बना उत्तर प्रदेश। क्यों? पता चलेगा कैसे रूल किया सब ने। मुग़ल एम्परर्स बाबर एंड हुमायूं रूल्ड फ्रॉम दिल्ली। बाबर और उसका बेटा हुमायूं दोनों ने दिल्ली से शासन किया। दिल्ली ऑब्वियस है, उत्तर प्रदेश के काफ़ी करीब ही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्पेशली। तो
उस समय उनका जो केंद्र था या कैपिटल कह लें, दिल्ली था मुगल साम्राज्य का, बाबर और हुमायूं के समय। ठीक, अब कैसे राजधानी बदलेगी देखिएगा। इन 1540 an Afghan Sher Shah Suri took over the reins of Uttar Pradesh after defeating the Mughal king Humayun। इसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी। 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी उसने। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था दोनों के बीच। और जब उसने हरा दिया हुमायूं को भागना पड़ा, तो 1540 में थ्रोन पर वो आ गया, शेर शाह सूरी। और 5 सालों के लिए जो है सूरी वंश की स्थापना हो गई थी, सूरी साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। और उसी जो है साम्राज्य के दौरान इसने जो है कोलकाता से पेशावर तक ग्रैंड ट्रंक रोड बनवा दिया, जीटी रोड, जिसके तर्ज पर आज तमाम जो है नेशनल हाईवेज बने हुए हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है उसको, जीटी रोड या शेर शाह सूरी मार्ग, कोलकाता से पेशावर तक। हाँ, तो शेर शाह जब 1540 में आया, उसने क्या किया, वो और उसका बेटा इस्लाम शाह उतना प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए जनरली नाम आता नहीं उसका, लेकिन हाँ जान लीजिए, शेर शाह और उसके बेटे इस्लाम शाह ने जो है उत्तर प्रदेश पर शासन किया। लेकिन कैपिटल उन सबों का उस समय था ग्वालियर अब मध्य प्रदेश में है ना। आफ्टर द डेथ ऑफ इस्लाम शाह सूरी, हिज प्राइम मिनिस्टर हेमू became the de facto ruler of Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh and the western parts of Bengal। इस्लाम शाह सूरी के मरने के बाद उसका जो प्रधानमंत्री था नाम था हेमू। अब मज़े की बात है कि इतिहास हेमू को ज़्यादा याद रखता है, इस्लाम शाह सूरी को कम याद रखता है। शेर शाह सूरी बड़ा नाम है। शेर शाह सूरी को तो एक बार ऐसे ही देख लिया था बाबर, जब देखा था तभी उसने हुमायूं को हिदायत दे दी थी कि बेटा इससे बच के रहना, ये तुम्हारे लिए खतरा साबित हो सकता है। तो जो इस्लाम शाह सूरी का प्रधानमंत्री था, प्राइम मिनिस्टर जो था, यानी अच्छा, इस प्रधानमंत्री को आज के प्रधानमंत्री से मत जो है जोड़ लीजिएगा, क्योंकि आज का तो प्रधानमंत्री एक तरह से कह लें कि वो राजा ही होता है ना। उस समय ये अगर उर्दू में कहें तो मुख्य वजीर, हालांकि उसके लिए भी तो वजीर आज़म यूज़ किया जाता है। खैर, तो जब हेमू शासक बना तो उसने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और वेस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल पर शासन किया। और क्या किया उसने, ही वॉज बिस्टोड द टाइटल ऑफ हेमचंद्र विक्रमादित्य। नाम क्या ले लिया, एक उपाधि ग्रहण कर ली उसने, हेमचंद्र विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य जो टाइटल है, जो उपाधि है, वो वैदिक पीरियड से ली गई है। जब हम विक्रमादित्य की बात करते हैं तो हमें इतिहास के वो महापुरुष याद आते हैं, गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनको लेकर के तमाम कहानियाँ हैं, बेताल पचीसी वगैरह, बेताल की जो कही गई कहानियाँ, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो अपने न्याय के लिए जाने जाते थे, अपनी प्रजा, एक बहुत बेहतरीन प्रजा पालक के रूप में जाने जाते थे। तो हेमू ने हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि ली। एट हिज फॉर्मल कोरोनेशन टुक प्लेस एट पुराना किला इन दिल्ली। जब उसने बाकायदे जो है कोरोनेशन उसका हुआ, यानी उसका राज्याभिषेक जब हुआ, कहाँ पर, दिल्ली के पुराना किला में। देखिए कितना आयरॉनिकल है, आयरॉनिकल नहीं कहूँगा, बल्कि ये तो स्वाभाविक ही था उस समय की चीज़ें तो। लेकिन हाँ, ये है कि 7 अक्टूबर 1556,
यानी 1556 में ही कोरोनेशन हो रहा है साहब का, और 1556 में ही पानीपत का सेकेंड बैटल होता है, द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें अकबर थ्रोन पर रहता है। लेकिन अकबर की उम्र उस समय 13 साल केवल है। लेकिन जो अकबर के मुख्य संरक्षक थे बैरम खां, जो कि अब्दुल रहीम खान खाना के पिताजी थे। अब्दुल रहीम खान खाना मतलब रहीम, जिनके रहीम के दोहे पढ़ते हैं हम लोग। तो अब्दुल रहीम खान खाना के पिता बैरम खां एक संरक्षक के बतौर उनके नेतृत्व में जो है वो लड़ाई लड़ी गई थी। कहा जाता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। बात वही है जैसे हमारे संविधान ने ऐसा बनाया है तरीका कि कोई भी संधि होती है किसी देश से या किसी चीज़ पर हस्ताक्षर होता है तो साइन तो होता है राष्ट्रपति का ही भारत सरकार के नाम पर, लेकिन काम सारा प्रधानमंत्री करते हैं ज़्यादातर। तो वही कंडीशन थी उस समय। अकबर उस समय राष्ट्रपति वाली स्थिति में था। एकदम ये कंडीशन थी कि वो चाह करके भी कुछ कर नहीं सकता था। अकबर से जब हेमू को हराने के बाद पानीपत के द्वितीय युद्ध में जब हेमू को सामने लाया गया, अकबर से पूछा गया बताइए क्या किया जाए। तो अकबर मरने मारने वाली चीज़ों से परिचित पूरी तरह से नहीं था उस समय। उसने कहा छोड़ दिया जाए। अकबर जैसे मुड़ा, बैरम खान ने हेमू का काम तमाम कर दिया। बाद में पता चला अकबर को तो बड़ा फूट फूट कर रोया था। ये बातें कहीं कहीं लिखी मिलती हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है क्या है इसकी मैं कोई गारंटी नहीं लेता। इतिहास की तो चीज़ें ऐसी होती ही हैं कि इतिहास में तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। अलग अलग इतिहासकारों को पढ़िएगा तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें मिलेंगी। तो देखिए लिखा है ना 1556 में ही राज्याभिषेक हो रहा है। डाइड इन सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, द्वितीय युद्ध में पानीपत के निकल लिए, मर गए हेमू। एंड उत्तर प्रदेश केम अंडर एम्परर अकबर्स रूल, और तब उत्तर प्रदेश जो है अकबर के शासन में आया। और अकबर ने राजधानी कहाँ बनाई, कहाँ से रूल किया? फ्रॉम आगरा एंड फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी का वो बुलंद दरवाज़ा याद होगा, बहुत प्रसिद्ध है। और आगरा में तो खैर ताजमहल है ही, मस्जिद भी है मुझे लगता है वहाँ पर। तो अकबर के हाथ में जब मुग़ल साम्राज्य आया 1556 में, मतलब कंडीशन ये थी कि 1540 में जो है शेरशाह सूरी के हाथ में गया साम्राज्य, और शेरशाह सूरी के बाद उसका बेटा, उसके बाद हेमू। तो मतलब लगभग 16 साल तक मुग़लों से उनका साम्राज्य अलग रहा, भटकते रहे। हुमायूं भटकता रहा। हुमायूं तो कभी जो है बहुत अच्छे से शासन कर नहीं पाया था। हालांकि हुमायूं जो है बीच में थ्रोन पर आया था, ऐसा नहीं है। 1545 के आसपास में वो आया था। बाद में फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध जब होता है तो अकबर जो है हेमू को हराते आगे बढ़ते हैं। In the 18th century, after the fall of Mughal authority, the power vacuum was filled by the Maratha Empire. और 18th century में, इन 18th century में ऑब्वियस है कि जो है मुग़ल एम्पायर जो है उस ढंग से रूल नहीं कर पा रहा था। ये बात अलग है कि जब हम बात करते हैं प्रथम स्वाधीनता संग्राम, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की 1858, जिसमें बहादुर शाह ज़फ़र जो कि मुग़ल शासक थे, अंतिम मुग़ल सम्राट कह लें, अंतिम मुग़ल बादशाह कह लें, उनको जो है लीड करने को कहा गया था। काफ़ी उम्रदराज थे उस समय। तो थे बहादुर शाह ज़फ़र मुग़ल एम्पायर के सम्राट, लेकिन मुग़ल एम्पायर वो नहीं रह गया था उस समय तक जो अकबर और औरंगज़ेब के ज़माने में हुआ करता था। तो 18th सेंचुरी में ही कह रहा है कि जब मुग़ल अथॉरिटी का फॉल हुआ
तो जो पावर वैक्यूम था उसको भरा किसने? मराठा एम्पायर ने, यानी मराठा साम्राज्य ने। इन द मिड 18th सेंचुरी द मराठा आर्मी इन्वेडेड द उत्तर प्रदेश रीजन। मिड 18th सेंचुरी में मराठों ने उत्तर प्रदेश पर आक्रमण किया, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पर, विच रिजल्टेड इन रोहिलाज लूजिंग कंट्रोल ऑफ रोहिलखंड। और तब क्या हुआ? रोहिलखंड हाथ से निकल गया रोहिलों के, टू द मराठा फोर्सेस लेड बाय रघुनाथ राव एंड मल्हार राव होलकर। रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर के नेतृत्व में जो है मराठों ने लड़ाई लड़ी थी, और तब रोहिलखंड रोहिलों के हाथ से निकल गया था। The conflict between Rohilas and Marathas came to an end on 18 December 1788 with the arrest of Ghulam Qadir, the grandson of Nazib-ud-Dawla, who was defeated by the Maratha general महादाजी सिंधिया। और ये लड़ाइयाँ चलती रही, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, लेकिन दिसंबर 1788 में ये ख़त्म हुआ। कब? जब मराठा जनरल महादाजी सिंधिया ने हराया नजीबुद्दौला के ग्रैंडसन को, और उसका नाम था गुलाम कादिर। उसको हराया, उसको अरेस्ट कर लिया। In 1803, following the Second Anglo-Maratha War, when the British East India Company defeated the Maratha Empire। ये भी याद रखिए, जनरली ये कुछ युद्ध ऐसे हैं जो कि ज़्यादा बचपन से जो है याद कराए नहीं जाते, जैसे ये एंग्लो मराठा वार। तो 1803 में जब ये हुआ, अंग्रेज़ और मराठों का जो युद्ध हुआ, उसमें अंग्रेज़ों ने हराया मराठों को, और तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी। 1858 के बाद उसको हटाया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को, सीधे विक्टोरिया के जो है थ्रो शासन होने लगा। तो जब उन सब अंग्रेज़ों ने हरा दिया मराठों को 1803 में, तो ऑब्वियस है कि शासन व्यवस्था उनके हाथ में चली गई। यहाँ पर एक लंबी टाइमलाइन दी हुई है। 1807 में क्या हुआ, 34 में क्या हुआ, 36 में क्या हुआ। इसमें हम बात किए थे इसकी कि कैसे जो है यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा अवध के नाम से, फिर यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया के नाम से, फिर यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से 1937 में हुआ, है ना। और फिर 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के रूप में जो है उसका नामकरण अच्छे से हुआ, रीनेम किया गया उसको। और 9 नवंबर 2000, केवल 2000 के बारे में बात की थी। 9 नवंबर एग्जैक्ट डेट है, याद रखिएगा, जब उत्तरांचल स्टेट बना उत्तर प्रदेश से अलग हो करके, ठीक है। और बाद में वही उत्तरांचल जो है उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम बंगाल इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, a series of battles for North Indian lands finally gave the British East India Company accession over the state's territories। ऊपर जो हमने बात की थी, शुरुआत तो अंग्रेजों ने बंगाल से ही किया था। क्या हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था बंगाल में? प्लासी का युद्ध 1757 में, है ना। प्लासी का युद्ध वहाँ हुआ। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। तो अलग अलग जो लड़ाइयाँ लड़ी अंग्रेज़ों ने, और मैंने बंगाल से हराना शुरू किया, सिराजुद्दौला को हराया, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ। और 18th सेंचुरी आते आते जो है कई युद्ध लड़ते हुए फाइनली उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पर, यानी नॉर्थ इंडिया के स्टेट में कब्जा जमाना शुरू किया अंग्रेज़ों ने। अजमेर एंड जयपुर किंगडम्स वर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द नॉर्दर्न टेरिटरी विच वॉज नेम्ड द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। उसमें अजमेर और जयपुर को भी शामिल कर लिया गया। दोनों राजस्थान में हैं आज। अब अजमेर और जयपुर को भी शामिल कर लिया गया था नॉर्दर्न टेरिटरी में, और उसका नाम रखा गया नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ आगरा, ठीक है। Although UP later became the 5th largest state of India, NWPA was one of the smallest states of the British Indian Empire। क्या बात है।
NWPA का मतलब वही नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ आगरा, है ना। बाद में भले यूपी फिफ्थ लार्जेस्ट स्टेट बना हो, लेकिन NWPA जो है वो सबसे छोटे स्टेट्स में से एक माना जाता था ब्रिटिश इंडियन एम्पायर में। इट्स कैपिटल शिफ्टेड ट्वाइस बिटवीन आगरा एंड इलाहाबाद। 2 बार इसका जो NWAP है, सॉरी PA है, उसकी राजधानी 2 बार बदली, आगरा और इलाहाबाद में। Due to dissatisfaction with British rule, a series rebellion erupted in various parts of North India. और जब अंग्रेजों का शासन होगा तो ऑब्वियस है, आप इतिहास से वाकिफ़ हैं, जब अति बढ़ी उनकी और फिर विद्रोह होने शुरू हो गए, which became known as the Indian Rebellion of 1857. Bengal regiments sepoy stationed at Meerut cantonment, वही जिसकी बात मैं कर रहा था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। तो बंगाल रेजिमेंट सेपॉय स्टेशनड एट मेरठ कैंटोनमेंट, बंगाल रेजिमेंट के जो सैनिक थे वो मेरठ की छावनी में थे। मंगल पांडे इज वाइडली कंसिडर्ड एज इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, जिसमें मंगल पांडे का नाम आता है, जो कह सकते हैं कि परतंत्र भारत का पहला शहीद मंगल पांडे। आफ्टर द रिवोल्ट फेल्ड, द ब्रिटिश डिवाइडेड द मोस्ट रिबेलियस रीजन्स बाय रीऑर्गेनाइजिंग देयर एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज। तो जब रिवोल्ट फेल होने के भी कई कारण थे, उस समय सबका सपोर्ट नहीं था। द ब्रिटिश डिवाइडेड द मोस्ट रेबेलियस रीजन्स, तो उन्होंने जो सबसे ज़्यादा रेबेलियस रीजन थे, जहाँ पर ज़्यादा विद्रोह हो रहे थे, उसको बांट दिया बाय रीऑर्गेनाइजिंग देयर एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज। अपने हाथ में सब कुछ था, जब मन किया तब बाउंड्रीज बदल दिए, रीजन को शिफ्ट कर दिया। स्प्लिटिंग द दिल्ली रीजन फ्रॉम NWAP ऑफ आगरा एंड मर्जिंग इट विद पंजाब। क्या किया था उन सबों ने? दिल्ली को नॉर्थ वेस्टर्न NF, वही जो अभी हम बात कर रहे थे, नॉर्थ वेस्टर्न क्या था ऑफ आगरा, अभी एक मिनट, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ आगरा, तो उससे अलग कर दिया गया उसको, दिल्ली को, और उसको मर्ज कर दिया पंजाब में दिल्ली को। While the Ajmer Marwad region was merged with Rajputana and, और अजमेर और मारवाड़ से ही मारवाड़ी शब्द बना, जानते हैं, ये भी राजस्थान से बिलोंग करता है। अजमेर मारवाड़ रीजन को जो है राजपुताना में मर्ज कर दिया गया। एंड अवध वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द स्टेट, और अवध को एक स्टेट बनाया गया। द न्यू स्टेट वॉज कॉल्ड द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध। तो इस तरह से जो नया स्टेट बना उसको नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध कहा गया, विच इन 1902 वॉज रीनेम्ड द यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध, जिसको 1902 में फिर से रीनेम किया गया और उसका नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध किया गया। और देखिए लिखा है, इट वॉज कॉमनली रेफर्ड टू एज द यूनाइटेड प्रोविंसेस और इट्स एक्रोनिम यूपी, और फिर उसको यूनाइटेड प्रोविंस ही कहा जाता था, आगरा एंड अवध के प्रोविंस को, या यूपी कहा जाता था। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ठीक नहीं है। चलिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।